नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, मान लीजिए कि आपने अमेजन से एक आईफोन मंगाया है। ट्रैकिंग आईडी पर लिखा हुआ है योर ऑर्डर इज ऑन द वे। आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी एक खबर आती है कि जहाज बीच रास्ते में रोक लिया गया है, जहाज के ऊपर हमला कर लिया गया है। सोचिए, अब तो आपका आईफोन चला गया। लेकिन यहां सिर्फ आईफोन की बातें नहीं हो रही, अरबों डॉलर का सामान जो है वो दांव पर लगा हुआ है। और यह कोई मामूली रास्ता नहीं है, यह है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्र का रास्ता, जिसे हम लाल सागर यानी कि रेड सी के माध्यम के नाम से जानते हैं, जहां रोज लाखों टन तेल और माल गुजरते हैं। और यह काम किसने किया है? तो यमन के हूती विद्रोहियों ने। अब मामला इतना गर्म हो गया है कि इसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े सरकारें जो है कांप जाती हैं। लेकिन सऊदी अरब समेत 35 देशों के फौज ने एक साथ एक मंच पर आकर कहा कि बहुत हो गया, अब खेल खत्म करेंगे। यानी अब रेड सी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जो है अब मिलकर लड़ेंगे। और शुरुआत होगी एक ऐसे टकराव की जो आने वाले वक्त में दुनिया के अर्थव्यवस्था को जो है वो हिला सकता है। यानी कि आज हम इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि लाल सागर में खत्म होगा यमन के हूतियों का आतंक, एक्शन में आया सऊदी अरब, 35 नेशन साथ में है और इससे कहीं ना कहीं इजराइल बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर ये मैप देख रहे हैं और इस मैप में आप देखिए ये रेड सी यानी कि लाल सागर है। रेड सी से पूर्व में आप जा रहे हैं तो आपको एशिया नजर आ रहा है और एशिया के देश जिसमें सऊदी अरबिया नजर आ रहा है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, यमन है, ओमान है, यूएई है। ठीक, ये आपको अदन की खाड़ी नजर आ रही है, गल्फ ऑफ अदन। और इसके पश्चिम में चल रहे हैं तो ये अफ्रीका के देश नजर आ रहे हैं, जैसे कि इजिप्ट है, सूडान है, साउथ सूडान है, इथोपिया है, इरिट्रिया है ना, सोमालिया है, जिबूती है। यहां एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है बाब एल मंडेब। ये नाम याद रखिएगा, ये लाल सागर है। और यहीं से अगर हम बात करें तो ये रास्ता फिर आपके भूमध्य सागर की तरफ जो है वो चला जाता है। अब ये ऐसा क्षेत्र है जो कि पायरेट्स के द्वारा, अगर हम बात करें, समुद्री लुटेरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और इसी पर सऊदी अरब ने जो है वो बात किया कि हम हूतियों का जो है वो सर्वनाश करेंगे, हूतियों का खात्मा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा कि हु आर हुतीज, ये हुतीज कौन है और ये हुतीस आखिरकार जो है इनका जुड़ाव कहां से? दोस्तों, इसके लिए हमें यमन चलना होगा। आपके स्क्रीन पर ये यमन एक स्थान दिख रहा है, एक देश है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और एक ऐसा देश है दोस्तों यमन जो कि गरीबी, भूखमरी और तानाशाही का मिला जुला इतिहास जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। हुतीज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हुतीज जो कि एक मुस्लिम समुदाय है। और आप अपने स्क्रीन पर और ध्यान से देखिए, यमन और यमन में सना नामक जगह जो दिख रहा होगा, है ना, ये बाब एल मंडेब है। फिर से आप देख लीजिएगा, तो ये जो सना है, यहीं से हुतीज का जुड़ाव है। और हुतीज जो है वो शिया जायदी मुस्लिम समुदाय से निकला हुआ एक विद्रोही ग्रुप है, जिसका नाम पड़ा हुतीज फैमिली से, जिसने शुरुआत में अपने धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए जो है आवाज उठाई। लेकिन धीरे धीरे एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो बन गया और फुल फ्लेज एक आर्मी ग्रुप के रूप में ये बदल गया। और ये जो ग्रुप है इसको ईरान कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट करता है, यानी कि ईरान के द्वारा बैक्ड ये मिलिशिया ग्रुप है। यानी कि ईरान इनको हथियार देता है, ईरान इनको फंडिंग देता है, ईरान इनको टेक्नोलॉजी देता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि हुतीज की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई और यमन की सरकार जो है वह हुतीज के सामने कमजोर पड़ गई। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये हुतीज को दर्शाया गया इस तस्वीर के माध्यम से। अब 2014 से लेकर अभी तक बात करें तो यमन में जो है वो सिविल वॉर देखने को मिला। 2014 में हुतीज ने यमन की राजधानी सना के ऊपर, अगर हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पर फिर से मैप देखिए, ये आपको सना नजर दिख रहा है जो कि यमन की राजधानी है। इस पर हुतीज ने जो है वो कब्जा कर लिया। यहाँ की जो सरकार है वो सना छोड़कर दूसरे स्थान पे भाग गई। ये अडन आपको दिख रहा है, तो ये अडन पर जो है सरकार यमन की शिफ्ट हो गई है। और तभी से अगर हम बात करें तो यमन में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। एक तरफ यमन की सरकार है और सऊदी लेड कॉलिशन है, दूसरी तरफ हुतीज है
और हुतीस को ईरान के द्वारा अप्रत्यक्ष सपोर्ट मिल रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यमन में एक प्रकार से छद्म युद्ध चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, जो कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में यह देखने को मिल रहा है। हुतीस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हुतीस का जो लड़ने का अंदाज है वो बिल्कुल अलग अंदाज है। यह गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए माने जाते हैं, यानी कि जंगलों में पहाड़ों में छिपकर जो हमला करते हैं, और धीरे धीरे इनके पास आधुनिक हथियार भी जो हैं वो बहुत ज्यादा आ चुके हैं। यानी कि अब इनके पास आधुनिक हथियारों में बात करें तो ये ड्रोन का प्रयोग करने लगे हैं, ये मिसाइल्स का प्रयोग करने लगे हैं, ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग कर रहे हैं। और इससे ना सिर्फ यमन को, बल्कि यमन के आसपास के और जो देश हैं, जैसे कि आप यमन देख रहे हैं, ये सऊदी अरबिया देखने को मिल रहा है, ये ओमान देखने को मिल रहा है। तो इससे ना केवल यमन को, बल्कि सऊदी अरब, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात को भी जो है वह टारगेट कर रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या है कि ये जो हुतीज हैं, यहां से लाल सागर है और ये एक मार्ग है व्यापार का, जहां विश्व के 90% व्यापार आपको इसी मार्ग से देखने को मिलते हैं। इस व्यापार वाला जो मार्ग है, इसके ऊपर हुतीज जो हमला कर देते हैं। और जो लड़ाई अभी तक यमन के अंदर तक सीमित थी, 2023 के बाद हुतीस ने इस लड़ाई को यमन से बाहर लाल सागर तक लेकर आ गए और एक नया खतरनाक खेल की शुरुआत की। यानी कि इस रास्ते से अगर कोई भी जहाज जाता है तो ये हुतीस क्या करते हैं, यह हुतीस उन जहाजों को हाईजैक कर लेते हैं, चाहे वो ऑयल टैंक्स हो, तो ऑयल टैंक्स के ऊपर ये मिसाइल या ड्रोन से अटैक करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जो है उनको रोक देते हैं, और यही सब जो है वह लाल सागर यानी कि रेड सागर के क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाल सागर के बारे में। फिर से हम मैप दिखाते हैं और बाब एल मंडेब के बारे में। लाल सागर और बाब एल मंडेब, यह क्षेत्र अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक सी रूट है। 12% ग्लोबल ऑयल ट्रेड्स जो है, और अरब के साथ सारा का सारा एक्सपोर्ट जो है इसी रूट से होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड ट्रेड का चोक पॉइंट है, और यहां अगर किसी भी प्रकार की रिकॉर्ड आती है तो ऑयल के प्राइस जो है वो बहुत तेजी से जो है बढ़ेंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो रुक जाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, अब इसी को लेकर जो है वो पूरा का पूरा विश्व जो है वो डरा हुआ है। और विश्व इतना ज्यादा इसलिए डरा हुआ है क्योंकि ये मामला सिर्फ यमन और सऊदी तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कि हमें समझना है। कैसे हिलाएगा? सबसे पहला अगर हम बात करें तो वैश्विक व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ेगा, ग्लोबल ट्रेड पर सीधा असर कैसे पड़ेगा? सोचिए, अगर एशिया को यूरोप किसी देश में कोई माल भेजना है तो इसी रास्ते से होकर जाएगा। कैसे? रेड सी के बाद स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल के बाद मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोप। ठीक, यानी कि दुनिया का 40% माल यहीं से जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फूड हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कार हो। ठीक, क्यों? क्योंकि ये रास्ता बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हुतीज जो हैं वह जो भी यहां से शिप जा रहे हैं उन शिप के ऊपर अगर हमला करते हैं, तो जहाज वाले डर के मारे क्या करेंगे, रेड सी में को छोड़कर दूसरे लंबे रास्ते के माध्यम से जाना शुरू करेंगे। ठीक, तो दूसरा लंबा रास्ता क्या हो सकता है? तो दूसरा लंबा रास्ता यह हो सकता है कि यह साउथ अफ्रीका के नीचे से, अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के नीचे से जो आपका केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका में, वहां से घूमकर जाना होगा। तो इससे क्या होगा? तो इससे 10 से 12 दिन और ज्यादा एक्स्ट्रा लगेंगे, दूरियां बढ़ जाएंगी, और दूरियां बढ़ेंगी तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, और इसका सीधा असर जो है वो किस पे पड़ेगा? आपकी जेब के ऊपर होगा। यानी कि कोई भी सामान आएगा तो सामान जो है वो बहुत महंगा आएगा। ऑयल के प्राइस जो है वो बहुत तेजी से जंप कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेड सी और बॉब एल मंडेब स्ट्रेट के बारे में हमने कहा कि दुनिया के 12% तेल यहीं से गुजरते हैं। यानी कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल के ग्लोबल सप्लाई के ऊपर गंभीर खतरा पड़ जाएगा, और अभी से इसका असर जो है वो दिखना शुरू भी हो गया है। कई सारे इंश्योरेंस कंपनियां क्या करेंगे, यहां जो भी जहाजें जाएंगी उनके इंश्योरेंस पर 3 से 4 गुना ज्यादा प्रीमियम चार्ज करना शुरू करेंगी। शिपमेंट पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, डिले होने का खतरा होगा, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम जो है वो आसमान छूने लगेंगे। यानी कि आप दिल्ली में बैठे हैं कि न्यूयॉर्क में, कहीं भी हैं, अगर आप अपने गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं तो तेल आपको महंगा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हुतीस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने आतंकी ग्रुप से इसको जोड़ा था। ठीक है, तो क्या प्रश्न ये होता है कि क्या ये केवल आतंकी ग्रुप है या उससे कुछ बढ़कर है? दोस्तों, हुतीस के बारे में बात करें तो ये कोई एक विद्रोही ग्रुप नहीं है,
बल्कि ईरान का एक प्रॉक्सी आर्मी है, यानी कि ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है। और ईरान अगर इसको सपोर्ट कर रहा है तो ईरान केवल हुतीज को नहीं सपोर्ट कर रहा, ईरान हुतीज के अलावा अगर हम बात करें तो और भी लोगों को सपोर्ट कर रहा है। कौन कौन से ग्रुप को? तो यमन में हमने कहा कि हुतीज के माध्यम से सिविल वॉर जो है वो चला रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान जो है वह इजराइल में जो है वह हमास को जो है सपोर्ट कर रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो इजराइल की जो पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है वो किसके साथ चल रही है? हमास के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? हमास को सपोर्ट कर रहा है इजराइल में। लेबनान में अगर हम बात करें तो लेबनान में जो है, आप अपने स्क्रीन पर फिर से इस मैप को देखिए, ये आपको इजराइल देखने को मिल रहा है और ये रूट दिख रहा है इंडियन ओशियन से सऊदी अरबिया, इस रेड सी के माध्यम से ये स्वेज कैनाल है, ये मेडिटेरियन सी है और इससे यूरोप के देशों के साथ व्यापार हो रहा है। ठीक, तो हमने कहा कि इजराइल में हमास ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, यमन में हुती ग्रुप को कर रहा है ईरान। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि ये जो लेबनान दिख रहा है इजराइल के जस्ट ऊपर, इस लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप को जो है सपोर्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे ग्रुप जो है एक रेडिकल ग्रुप हैं और इनका पूरा नेटवर्क जो है वह मिडिल ईस्ट में जो है वो फैला हुआ है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो प्रश्न यही उठता है कि अगर इन हुतीज को नहीं रोका गया तो क्या होगा? दोस्तों, अगर इन हुतीज को नहीं रखा गया तो आने वाले समय में मेरी टाइम टेररिज्म का गढ़ जो है वो पूरा का पूरा क्षेत्र बन जाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी अगर जहाज इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, कहां से? लाल सागर के क्षेत्र से अगर कोई जहाज होकर गुजर रहा है तो उस जहाज को हमेशा एक डर होगा। किस चीज का डर होगा? कि कहीं इनके ऊपर आतंकी हमले मत हो जाए। और इस डर के चलते पूरा का पूरा जो वैश्विक व्यापार है वो रुक जाएगा, पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है हिल जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यही होगा कि अगर हुतीज जहाज रोकते हैं तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट होगा। जो कार्गो चला हुआ है, मान लीजिए कि यूरोप के किसी देश से भारत, उसको आने में लेट होगा। फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो है वो रुकेगा, पेट्रोल जो है वो महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट जो है महंगा होगा, सब्जी दूध दवाई की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। और ये सिर्फ लड़ाई केवल वहीं तक की नहीं है, यानी कि यमन और हुतियों की लड़ाई, लाल सागर में होने वाली लड़ाई जो है वो भारत के किसी भी शहर के, किसी भी घर की, किसी भी किचन की महंगाई को भी जो है वो बढ़ाने वाली लड़ाई। और यही कारण है कि विश्व जो है वह डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि विश्व को डर है कि यह केवल यमन की लड़ाई नहीं है, अगर ये रेड सी रुक गया तो विश्व की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असर होगा। और यही कारण है कि सऊदी अरबिया ने 35 देशों के साथ एक समूह बनाया है और उस समूह के माध्यम से सीधा वार किस पे करना है? हूतियों पर। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह लड़ाई है दुनिया के आर्थिक सुरक्षा की। तो हमने कहा कि सऊदी अरबिया क्या कर रहा है? 35 देशों का एक समूह बना रहा है और इन 35 देशों के समूह के साथ जो है वह यहां लड़ाई करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने यह देखा कि कैसे हुतीज जो हैं वो दुनिया के सबसे बिजी रूट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सऊदी अरबिया और 35 देशों का गठबंधन मैदान में उतर चुका है और यह सिर्फ कोई छोटी मोटी प्रतिक्रिया नहीं है, ये ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अब प्रश्न यह है कि सऊदी अरबिया ही क्यों लीड रोल जो है वो ले रहा है? सऊदी अरबिया ही क्यों नेतृत्व कर रहा है और कोई देश क्यों नहीं नेतृत्व किया? दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया के लीड लेने के पीछे कारण यह है कि हुतीज, क्योंकि हमने यमन को अगर मैप में देखा है तो आप देखिए कि यमन आपको यहां दिख रहा है तो यह सऊदी अरबिया है। ठीक, यानी कि पड़ोसी देश है। और सऊदी के बारे में हम जान रहे हैं कि सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, और हुतीज क्या कर रहे हैं कि सऊदी के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर दे रहे हैं। जैसे कि 2019 में हुतीज ने क्या किया था कि ड्रोन हमला कर दिया था सऊदी अरब में, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरमाको अटैक के नाम से जानते हैं। किसमें? अरमाको अटैक के नाम से जानते हैं, जो कि एक ड्रोन अटैक था। और इस ड्रोन अटैक के चलते दुनिया के तेल उत्पादन के ऊपर 5% जो है गिरावट देखने को मिली थी, है ना? यानी कि अगर सऊदी अरबिया एक्सपर्ट नहीं होता है, यानी कि सऊदी अरबिया अगर लीड नहीं लेता है तो सऊदी अरबिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कोलैप्स हो जाएगा। और सऊदी अरबिया को समझ में आ गया है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा? हुतीज को रोकना होगा। अगर हुतीज को नहीं रखेंगे तो सऊदी अरबिया की पूरी इकोनॉमी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, है ना, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं MBS, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने कहा कि ये अब सिर्फ डिफेंस नहीं, डायरेक्ट एक्शन का समय हो चुका है। और इसलिए इन्होंने 35 देशों का एक मेगा टीम बनाया है।
क्यों? क्योंकि सऊदी अरबिया को पता है कि इस लड़ाई को सऊदी अरबिया अकेले नहीं लड़ सकता है। इसलिए इसने अमेरिका से, यूरोप से और गल्फ कंट्री को अपने साथ में लिया है। अमेरिका से इन्होंने इंटेलिजेंस, ड्रोन और नेवल सपोर्ट मांगा है। फ्रांस, यूके, जर्मनी से इन्होंने सर्विलांस सिस्टम और फाइटर जेट्स मांगे हैं। यूएई, इजिप्ट, बहरीन से इन्होंने ग्राउंड और नेवल फोर्स मांगा है। इंडिया और जापान से इन्होंने लिमिटेड मैरीटाइम सर्विलांस सपोर्ट मांगा है। और ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर के तहत काम करेगा, यानी कि सभी देश एक साथ एक स्ट्रेटजी, एक कम्युनिकेशन चैनल पर जो है वो काम करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये एक मिनी नाटो का जो है वह ग्रुप देखने को मिलेगा। और ये मिनी नाटो ग्रुप कहां है? समुद्र के लिए। और इनकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है कि किस प्रकार समुद्र की रक्षा करें, तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, 3 लेयर की स्ट्रेटजी, यानी कि एयर स्ट्राइक करके हूतीस की जड़ पर हमला करना है, ठीक। और इसके लिए जो भी लड़ाकू विमान हो, चाहे F-16 हो, F-35 हो, यूरो फाइटर जेट्स हो, इन सभी का जो है इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो लाल सागर का क्षेत्र है, रेड सी का जो क्षेत्र है, वहां नेवल पेट्रोल को जो है बढ़ा देना है, यानी कि रेड सी में जो है वह वॉरशिप तैनात किया जाएगा, सऊदी अरब का, फ्रांस का, यूएसए का। और ये पूरा का पूरा जो भी उसमें से कार्गो जाएंगे, जो भी उसमें से जहाज जाएंगे, उनको एस्कॉर्ट करेंगे, है ना। जैसे कि पहले सोमालिया के पायरेट्स को जो है वो रोका गया लुटेरों को, तो धीरे धीरे इसके अलावा ड्रोन के माध्यम। तीसरा, जो बाल्ब एल मंडेब है, जो स्ट्रेट है, उसकी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया के 12% तेल जो है वो यहीं से जाते हैं, ठीक। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो समूह है यह एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। कैसे? अगर यह कोalition सफल होता है, यानी कि यह गठजोड़ अगर सफल हो जाता है, तो रेड सी सुरक्षित रहेगा, ऑयल और ट्रेड प्राइसेस जो हैं वो स्थिर रहेंगे। लेकिन अगर असफल हो जाता है तो हूतीस जैसे ग्रुप्स का हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया के सामने एक मॉडल हो जाएगा। अन्य जो भी विद्रोही ग्रुप हैं उनको भी हिम्मत मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है यह एक नई समस्या पैदा करेगा। लेकिन फिर प्रश्न है कि इसमें इजराइल क्यों खुश है? दोस्तों अब जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट, अभी आपने देखा कि इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों के ऊपर एक के बाद एक जो है हमला किया। अगला टर्की को जो निशाना बनाएगा और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला करेगा। मिडिल ईस्ट की पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है इजराइल। कैसे इजराइल खुश है? दोस्तों हुतीस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हुतीस किसका पार्टनर है, तो हुतीस ईरान का पार्टनर है। और मिडिल ईस्ट में ईरान का नेटवर्क बहुत बड़ा है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई आपने देखी थी। ईरान डायरेक्टली फाइट नहीं करता है, वो क्या करता है, प्रॉक्सी ग्रुप बना लेता है। जैसे कि हमने हमास की बात की, हमने हुतीस की बात की, हमने हिजबुल्लाह की बात की। और ईरान इन ग्रुप के माध्यम से हमला करता है, ठीक है। और लाल सागर का क्षेत्र जो है वो इजराइल के लिए भी खतरे में है। और हुतीस जो है और इजराइल के बीच में अगर हम बात करें तो पुरानी दोस्ती बहुत पुरानी दुश्मनी जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि बहुत लोग यह नहीं जानते कि हुतीस सिर्फ सऊदी या ऑयल शिप पर ही नहीं बल्कि इजराइल के ऊपर भी डायरेक्ट हमला करते हैं। 2023 और 2024 में कई बार हुतीस ने इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया और इनमें से कुछ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने जो है वो इंटरसेप्ट भी किया है। लेकिन इसका मैसेज साफ है कि हम सिर्फ यमन तक से नहीं है, हम इजराइल तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। और इसका मतलब है कि इजराइल के लिए हुतीस जो है एक समस्या है। अब सऊदी अरब अगर हुतीस को खात्मा कर रहा है तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए जो है वो अच्छा है, ठीक। यानी कि इजराइल इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ईरान से जो है वो इनडायरेक्टली जो लड़ाई लड़ रहा था वो उस लड़ाई में सऊदी अरबिया का जो है वो आ जाना इसके लिए फायदा है। क्योंकि अभी तक जो लड़ाई हुतीज और सऊदी अरबिया तक सीमित रही थी यह बदल चुकी है। यह मिडिल ईस्ट की दुनिया और जियोपॉलिटिक्स में एक गेम चेंजर भूमिका में जो है वो आ चुकी है। सऊदी अरबिया के बारे में अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया के ग्रुप में सऊदी अरबिया है, यूएई है, इजिप्ट है, बहरीन है। और ईरान के ग्रुप में बात करें तो ईरान है, सीरिया है, लेबनान है। और लेबनान से बात करें तो हिजबुल्लाह और यमन से बात करें तो हुतीज। ये सब मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि सऊदी ने 35 देशों का गठबंधन बनाया है हुतीज पर फुल स्केल हमला शुरू करने के लिए। और यह ईरान के लिए एक सीधी चुनौती है। इसका मतलब है कि एक शुद्ध शीत युद्ध जो है वह अब और ज्यादा गर्म हो चुका है। आने वाले महीने में मिडिल ईस्ट में हमें नए नए प्रकार के संघर्ष देखने को मिलेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग भारत के हैं
तो हम लोग ये ढूंढेंगे कि इससे भारत को क्या लेना देना है। दोस्तों, भारत का क्या लेना देना है, भारत के अगर नजरिए से देखें तो हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की लड़ाई से हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत अपना 60% ऑयल इंपोर्ट करता है और वो लाल सागर और बाब एल मंडेब के रास्ते से ही आता है। अगर यह रास्ता सेफ होगा, सिक्योर होगा, तो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम होगा, ऑयल के प्राइस जो है स्टेबल होंगे, भारत का ट्रेड और इकोनॉमी जो है वह गतिशील रहेगा। लेकिन अगर यह रास्ता असुरक्षित रहता है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के ऊपर असर पड़ेगा। तो यानी कि ये सिर्फ मामला मिडिल ईस्ट का नहीं है, भारत के घर घर की जो रसोई है उसका मामला है। और इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है, इंडिया की रणनीति क्या है कि इंडिया इस लड़ाई में सीधे शामिल नहीं होगा, लेकिन इंडियन आर्मी मैरी टाइम सर्विलेंस और कुछ सपोर्ट ऑपरेशन के माध्यम से जो है वह सपोर्ट करेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत को इससे भी फायदा होगा। लेकिन चाइना जो है इससे एक टेंशन हो जाएगा, चाइना के ऊपर डबल प्रेशर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना के लिए स्थिति बहुत पेचीदा है। चाइना की इकोनॉमी का 40% जो है वो इस रूट से गुजरता है। अगर लाल सागर में किसी भी प्रकार का डिसरप्शन होता है तो यानी कि चाइना की सप्लाई चेन ठप हो जाती है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि हुतीज ईरान के दोस्त हैं और ईरान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब चाइना के लिए समस्या क्या है? चाइना ऐसे दो राहे पर खड़ा है कि अगर वो कोलाइशन को ज्वाइन करता है, इस गठबंधन को, तो ईरान नाराज हो जाएगा, अगर कुछ नहीं करता है तो उसका व्यापार सफर करेगा। यानी कि चाइना अभी भी एक्टिव नहीं है और वो साइड नहीं ले रहा है, बस दूर खड़े होकर देख रहा है। इससे यूएस को मौका मिल जाएगा कि इस क्षेत्र में वो जो है वो फिर से लीडरशिप करे, यूएसए को कम बैक करने का मौका मिलेगा। और मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से यूएसए एक नेता बनकर चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों में अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट में कमजोर हुई थी, क्योंकि अफगानिस्तान से वो एग्जिट हो गया, सीरिया में बहुत ही लिमिटेड प्रेजेंस है, ईरान न्यूक्लियर डील विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन रेड सी के माध्यम से यूएस फिर से जो है वो मिडिल ईस्ट एशिया में एक्टिव हो जाएगा, तो वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक का एक मौका है। ठीक है, यूएस नेवी जो है वह इस गठबंधन का एक रीढ़ का हड्डी है, और ड्रोन सैटेलाइट सर्वेलांस यूएस जो है प्रोवाइड करेगा। तो दुनिया को यह संदेश जाएगा कि ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में अभी भी असली लीडर अगर कोई है तो अमेरिका है। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंजेस है दोस्तों इसमें। क्यों? क्योंकि हुतीज जो लड़ाई लड़ते हैं ना, वो सीधी लड़ाई नहीं, आमने सामने से नहीं लड़ते हैं, वह गुरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल में लड़ाई करते हैं। इसलिए उनको पकड़ना और उनको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। ईरान लगातार उनको वेपन्स दे रहा है, उनको इंटेल सपोर्ट कर रहा है, यानी कि लड़ाई के लिए जो ईंधन की आवश्यकता है वो ईरान के द्वारा अभी भी हुतीज को मिल रहा है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चलेगा तो ऑयल के प्राइस फिर से आसमान छुएंगे और इसका असर पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बातों को समझ रहे होंगे कि किस किस प्रकार से ये कंडीशन हमें जो है वो देखने को मिलेगा, किस प्रकार से। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमें क्या है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं साथियों कि यह लड़ाई केवल यमन का इशू नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड का, एनर्जी सिक्योरिटी का, वर्ल्ड इकोनॉमी सबसे जुड़ा हुआ है। सऊदी अरबिया और 35 देशों का जो जोड़ है, जो कलेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, यह एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण होगा। और दुनिया अब रीजनल क्राइसिस को अकेले नहीं छोड़ सकती है। अगर यह गठबंधन सफल होता है तो रेड सी सुरक्षित होगा, दुनिया का जो ईंधन का रास्ता है वो फिर से सुरक्षित होगा, तो ईंधन सस्ते होंगे। और ये जीत सिर्फ सऊदी की नहीं, पूरी दुनिया की होगी आतंकवाद के खिलाफ। आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।